नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक की। हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई पर रिपोर्ट जारी की है। ईपीआई का उद्देश्य राज्यों की निर्यात क्षमता और उनके निष्पादन के संदर्भ में उनकी तैयारी का आकलन करना है। निर्यात तैयारी सूचकांक चुनौतियों और अवसरों की पहचान करेगा और सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित भी करेगा। ईपीआई की संरचना में 4 आधार स्तंभ हैं: नीति, व्यवसाय पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र और निर्यात निष्पादन। इसके अलावा 11 उप स्तंभ भी शामिल हैं। इसमें राज्यों को भौगोलिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि तटीय राज्य, स्थलबद्ध राज्य, हिमालयी राज्य और संघ शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत के 70% निर्यात पर 5 राज्यों का प्रभुत्व है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आइए अब ईपीआई से संबंधित अन्य तथ्यों को समझते हैं। निर्यात से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, तेजी से नई तकनीक का आविष्कार होगा और विश्व के बड़े बाजारों तक पहुंच इत्यादि लाभ होंगे। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में ये उल्लेख किया गया था कि राज्यों की निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार से उनकी संपन्नता और उनके निवासियों का जीवन स्तर भी बेहतर हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी। निर्यात प्रोत्साहन में मुख्य चुनौतियां निर्यात अवसंरचना के मामले में राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच व्याप्त विषमताएं हैं। इसके साथ ही निम्न समर्थन, राज्यों के बीच ग्रोथ ओरिएंटेशन की निम्न स्थिति, निम्न स्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना जैसी समस्याएं भी हैं। निर्यात में वृद्धि के लिए निर्यात अवसंरचना का संयुक्त विकास, उद्योग शिक्षा क्षेत्र संपर्क का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण करना होगा। इन उपायों के साथ ही राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी लाभों के आधार पर जटिल और विशिष्ट उत्पादों की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अगली खबर स्वास्थ्य से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी एनडीएचएम के तहत स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा जारी किया है। इस मसौदा नीति का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के निजी एवं संवेदनशील डेटा की सुरक्षित प्रोसेसिंग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए कार्यान्वयन अभिकरण भी है। आइए अब इस मसौदा नीति की कुछ मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। एनडीएचएम में नामांकित सभी लोगों को उनके अपने व्यक्तिगत निजी डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होगा। इसके साथ ही लोग पहचान से संबंधित निजी डेटा के किसी भी साझाकरण को प्रतिबंधित करने के लिए पहले से दी गई सहमति को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत प्रकटीकरण या साझाकरण से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप के बारे में संबद्ध अधिकारी को तुरंत अवगत किया जाना चाहिए। उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति दंड के पात्र होंगे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एनडीएचई में संग्रहित डेटा केंद्रीय, राज्य व संघ शासित प्रदेश स्तर पर और स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्तर पर भंडारित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक स्तर पर अल्पता के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एनडीएचएम का उद्देश्य देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करना है। ये डिजिटल हाईवेज के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के कई हितधारकों के बीच मौजूदा अंतराल को समाप्त करेगा। अगली खबर अफसपा से संबंधित है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफसपा को असम में 6 महीने के लिए विस्तारित किया गया है। असम में अफसपा नवंबर 1990 से जारी है और इसे प्रत्येक 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। हाल ही में सुरक्षा बलों पर विद्रोहियों द्वारा हमलों और अवैध हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी के कारण राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं अफसपा कानून के बारे में। वर्ष 1958 में अधिनियमित ये कानून अशांत क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था के पुनर्स्थापन के लिए सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत उन क्षेत्रों को अशांत माना जाता है जहां विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों और समुदायों के बीच मतभेद या विवाद व्याप्त होते हैं। गृह मंत्रालय इस अधिनियम को वहां लागू करता है जहां ऐसा करना आवश्यक होता है।
लेकिन ऐसे भी अपवाद रहे हैं जहां केंद्र ने अपनी शक्ति को त्यागने और राज्य सरकारों पर निर्णय छोड़ने का फैसला किया है। अफसपा के तहत दी गई विशेष शक्तियों में शामिल हैं कोई व्यक्ति जो कानून और व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करता है और चेतावनी देने के बावजूद भी ऐसे गैर कानूनी कार्य करता है तो सशस्त्र बलों के कर्मियों के द्वारा उस पर गोली चलाया जाना, बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करना, किसी भी वाहन या पोत को रोकना और तलाशी लेना। इसके अलावा सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके कार्यों के लिए विधिक उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। वर्तमान में अफसपा संपूर्ण असम, नागालैंड, मणिपुर में इम्फाल नगर निगम को छोड़कर तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। ये जम्मू और कश्मीर व लद्दाख संघ शासित प्रदेशों में भी लागू है। अगली खबर भाषाओं से संबंधित है। भारत की कई भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 197 भाषाएं खतरे के कई चरणों में हैं, जो विश्व के किसी भी देश में सबसे ज्यादा हैं। यूनेस्को के अनुसार 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई भी भाषा संभावित रूप से लुप्तप्राय या पोटेंशियली एंडेंजर्ड होती है। वे भाषाएं गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषाएं या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, जो केवल किसी समुदाय के पितामह, मातामही अथवा वृद्धजनों द्वारा ही बोली जाती है। भारत में 1971 की जनगणना के बाद 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसका परिणाम भाषाओं की सूची में दिखा, जब 1961 की जनगणना में शामिल 1652 भाषाओं के विपरीत 1971 की जनगणना में केवल 108 भाषाएं ही दर्ज की गईं। आइए अब जानते हैं कि इन लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना के तहत देश की लुप्त हो चुकी या निकट भविष्य में लुप्त होने की संभावनाओं से ग्रस्त भाषाओं को प्रलेखित और संग्रहित यानी आर्काइव किया जाता है। सरकार द्वारा 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध करवाई जाती है। आइए अब जानते हैं लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के संबंध में सुझाव। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा भाषाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भाषाओं का नवीन सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन किया जाना चाहिए। अगली खबर मानसून की अनियमितता से प्रभावित फसल चक्र के संबंध में है। वर्ष 1951 से वर्ष 2018 के बीच मॉनसून की अनियमितता से उत्पन्न आकस्मिक सूखे ने चावल और मक्का के लगभग 15% क्षेत्रों को प्रभावित किया है। धीरे धीरे फैलने वाले परंपरागत सूखे के विपरीत आकस्मिक सूखा असामान्य रूप से उच्चतर तापमान, पवनों और उच्च आगामी सौर विकिरण के कारण अत्यधिक वाष्पीकरण की दर के साथ उत्पन्न होता है और इसकी तीव्रता भी व्यापक होती जाती है। मृदा की आर्द्रता और फसलों को प्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाने की वजह से इसे कृषि सूखा के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। आइए जानते हैं आकस्मिक सूखे को प्रेरित करने वाले कारक। वर्षा की कमी से उत्पन्न आकस्मिक सूखा या असंगत रूप से उच्च तापमान यानी हीट वेव से उत्पन्न आकस्मिक सूखा। एक हालिया अध्ययन से ये पता चला है कि वर्ष 1951 से 2018 के दौरान 39 आकस्मिक सूखे उत्पन्न हुए थे और उनमें से 82% भारत में मानसून के मौसम के दौरान घटित हुए थे। कोर मानसून क्षेत्र में आने वाले 4 क्षेत्रों सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर और पश्चिम मध्य के अधिकांश भागों में ही मानसून में विच्छेद के कारण आकस्मिक सूखे की घटनाएं घटित होती हैं। मानसून में विच्छेद के दौरान वायु के तापमान में वृद्धि और वर्षण की कमी के कारण मृदा की नमी में तीव्रता से ह्रास होता है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विशेष रूप से पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण गैर मानसून मौसम के दौरान प्रायद्वीपीय क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र में आकस्मिक सूखे की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। आइए अब जानते हैं आकस्मिक सूखे के प्रभाव। चावल और मक्के की पैदावार में कमी होती है क्योंकि ये फसलें मानसून के मौसम की फसलें हैं। सिंचाई के जल की मांग में वृद्धि होती है और भूजल भंडारण में कमी आती है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन के लिए कानून में संशोधन करेगी। केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना के अपने पूर्व के आदेश को वैधता प्रदान करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के लिए प्रयासरत है।
आरपीए 1950 की धारा 8A में उपबंध किया गया है कि जब भी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड में परिसीमन किया जाएगा तो राष्ट्रपति निर्वाचन के माध्यम से इन राज्यों में परिसीमन की कार्यवाही आरंभ करने के लिए उपबंध कर सकेंगे। इसलिए नए परिसीमन आयोग द्वारा यहाँ संपादित कोई भी परिसीमन कार्यवाही न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित की जा सकती है। परिसीमन लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित करने की एक प्रक्रिया है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। नए सर्कल में शामिल है त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ और हम्पी। इससे पहले पूरे देश में 29 एएसआई सर्कल विद्यमान थे। संस्कृति मंत्रालय के तहत एएसआई पुरातात्विक शोध और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति समर्पित एक प्रमुख संगठन है। ये प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। ये पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। फास्टैग। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर छूट का लाभ उठाने के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दर का निर्धारण एवं संग्रहण नियम 2008 में संशोधन किया है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो टोल शुल्क की स्वतः कटौती को सक्षम बनाती है और वाहन को नकद लेन देन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक पर आधारित है। डिजी लॉकर। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश EPPO को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। इस इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर की सुविधा को भविष्य सॉफ्टवेयर के साथ विकसित किया गया है, जो पेंशन भोगियों के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। डिजी लॉकर का उद्देश्य नागरिकों के प्रमाणिक दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में संग्रहित करने और नागरिकों को उन तक पहुंच प्रदान करने के माध्यम से नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। पुलिक्कली या पुलिकली। पुलिक्कली यानी बाघ नृत्य केरल की लोक कला का एक स्वरूप है। इस वर्ष पुलिक्कली को कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन मनाया जाएगा। इसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ की त्वचा की तरह पीली, लाल और काली धारियों से रंग लेते हैं और पारंपरिक ढोल जैसे वाद्ययंत्रों जैसे तकिल व उडुक की लय पर नृत्य करते हैं। पुलिक्कली की शुरुआत 2 शताब्दी पूर्व कोचीन के पूर्व शासक महाराजा राम वर्मा सकतन तंपुरन द्वारा की गई थी। अंत में एक शुद्धि पत्र है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा सामान्यतः पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। हमारे न्यूज टुडे के डेली न्यूज के 20 अगस्त के अंक में भूलवश इसे 1 बार पढ़ दिया गया था, तो कृपया आप इसे सही कर लें। NET की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।